सबसे पहले हमारे पास हमें शेयर कैपिटल में आपको पता है कि जो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सेक्शन में से बनते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि इस सेक्शन में से आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आपके सबसे स्टार्टिंग में बाबू न्यूमेरिकल। प्लीज एडमिशन पार्टनरशिप में से, शेयर कैपिटल में से, इनमें से एक एक दो दो मार्क्स यानी कि 3-4 नंबर आपके कंफर्म हैं। ठीक है, जो कि पेपर में आएंगे ही आएंगे न्यूमेरिकल। और कुछ जैसे कि आपका फेमस क्वेश्चंस होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ठीक है, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था। तो इस सेक्शन में से शेयर कैपिटल में से बहुत हमारे स्मॉल क्वेश्चंस हैं वो भी बनते हैं। तो जैसे कंपनी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक थर्ड स्टेज है। ठीक है, थर्ड स्टेज का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, एंड देन हमारे लिए पार्टनरशिप आ गई है क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स में। ठीक है, फिर देन हमारे पास जब नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, ओनर्स बढ़ने लग जाएंगे, तो हमारे पास क्या होंगी? पार्टनरशिप नहीं रहेगी, देन वो कंपनी होगी। ठीक है, पार्टनरशिप में तो सारे पार्टनर्स कैपिटल्स लेके आते हैं, वहां पे शेयर्स डिबेंचर्स का तो कोई रोल नहीं होता। तो अब हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जहां हमारे पास शेयर्स एंड डिबेंचर्स के रोल हैं। तो शेयर होल्डर्स ही हमारी कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, और जिसका जितना ज्यादा शेयर होता है उसी की उतनी ही ज्यादा यानी राइट्स होते हैं, उसी के उतने ही ज्यादा जो वोटिंग पावर है वो उतनी ही होती है। तो शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी जो कि 2013 एक्ट के अंडर। ठीक है, क्योंकि अब आपका जो एक्ट है, ठीक है, अब वो 2013 एक्ट है, 1956 एक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो कंपनी 1956 में रजिस्टर्ड थी वो ऑलरेडी आपकी, ठीक है, 2013 में आ गई हैं। तो कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और या उससे पहले वाले, हम उन्हीं कंपनीज की बात कर रहे हैं। यानी मैं उन कंपनीज की बात कर रही हूँ कि जो इनकॉर्पोरेटेड है, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, ए कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल। कंपनी क्या है? एक पर्सन है, आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ द लॉ। और सिर्फ कानून की आंखों में ही, ठीक है, एग्जिस्ट होती है। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, इट possesses only those properties which the charter of its creation confers। चार्टर मतलब द रूल्स रेगुलेशंस, यानी कि आपके पास सिर्फ ये कानून के हिसाब से ही नहीं, ये उनके हिसाब से भी एक्ट करेगी जिस चीज पे वो बनी है, जिसकी वो नींव पे वो बनी है। मतलब कि उसकी नींव क्या है कि हमारे पास है ये बिग शेयर होल्डर्स है, इसका इतना परसेंट है, बाकियों का इतना इतना परसेंट है। तो इट possesses only those properties which the charter of its क्रिएशन, क्लियर, चाहे एक्सप्रेसली हो चाहे इंसिडेंटली, यानी चाहे आपके पास उन्होंने अगर इसके चार्टर में लिखा है कि भाई ये जो कंपनी है ये डिबेंचर्स को भी इशू कर सकती है, शेयर्स को भी इशू कर सकती है, तो उसमें ये बताने की जरूरत नहीं है उसे। ठीक है, कंपनी के फीचर्स देखते हैं। इन फीचर्स को, ठीक है, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ और बाकी आप लोग अपने आप ही इससे समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें से तो अब तक के में तो कोई क्वेश्चन बनते भी नहीं है। तो कंपनी के फीचर्स, नंबर वन, बॉडी कॉर्पोरेट है, हम जानते हैं। ठीक है, ये एक कॉर्पोरेट टाइप बॉडी है, बॉडी लाइक कि
जैसे हम सबकी अपनी बॉडी है, हम सबके अपने हैंड है, सिग्नेचर है, हम सबके अपना स्टमक है, यानी हम सब अपना इंडिविजुअली सबसे ज्यादा अपने आप को प्रेफरेंस देते हैं, तो वैसे ही हमारी कंपनी है। कंपनी का भी एक कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क पे ये काम करती है। ठीक है ना, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट मतलब आपके पास कंपनी, ठीक है, जो कि आपके रजिस्टर्ड भी हुई है। जैसे हमारे पास भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये सब होते हैं ना, तो लाइक अ रजिस्ट्रेशन, तो वैसे ही हमारी क्या है, कंपनी है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेकंड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, यानी ओनर्स, ओनरशिप तो चेंज भी होती रहती है। आप तो अगर 2% आपने शेयर परचेज किए हैं, आपने उनको सेल आउट कर दोगे, तो कंपनी अलग है और उसके ओनर्स अलग हैं। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो लायबिलिटी इसकी कंप्लीटली, कंपनी में कभी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। ठीक है, वो तो आपकी सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। लायबिलिटी के भी जो क्वेश्चन है वो अराइज होते हैं। तो फीचर्स ऑफ ए कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसी होगी हमारी, कम होगी, मतलब लिमिटेड, यानी अगर मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो वो अपने घर का सामान बेच के लेके आने के लिए नहीं है लायबल। परपीचुअल सक्सेशन, यानी कि जो कंपनी है वो हमेशा क्या होगी, रन आउट होती रहेगी। ठीक है ना, किसी के डेथ से, अ, किसी के, ठीक है, रिटायरमेंट से कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा जब तक सारे के सारे क्या हो, रेडी नहीं हो। तो ये है आपका परपीचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट है कॉमन सील। तो कॉमन सील का मतलब क्या है, ठीक है, तो आपके पास कि जैसे कंपनी के अपने अलग सिग्नेचर हैं, तो कंपनी अलग तरीके से अपने उन सब में क्या करेंगी। ठीक है ना, तो वही लिखा है, दैट इज अ कॉमन सील। ठीक है, तो इसके अपना स्टैम्प होता है। ठीक है, तो इसके अपने अलग स्टेम्स हैं, तो कॉमन सील। देन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, आपके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। मे स्यू और बी स्यूड, स्यू कर सकती है, ठीक है, या स्यू हो सकती है। तो ये कंपनी के फीचर्स हैं, लाइक बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपीचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ठीक है, मे सी यू और बी सी यू। ठीक है, मतलब कोई भी केस कर सकता है या वो भी कर सकती है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ए कंपनी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काइंड्स ऑफ कंपनी में आता है, मेंबर्स के हमें ध्यान रखना है। ये कंप्लीटली आपके न्यू है, ठीक है, ये बिल्कुल रिवाइज है, इन्हें आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काइंड्स ऑफ कंपनीज में हम देखते हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ कंपनीज में जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर्स की लाइबिलिटी के बेसिस पे, नंबर वन, कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, ये लाइबिलिटी के बेसिस पर है। आपकी जो लाइबिलिटी है, ठीक है, भाई मेरी लाइबिलिटी सिर्फ वहां तक की है जहां तक कि मैंने शेयर्स लिए हैं, या मैंने कहा कि नूतन की लायबिलिटी वहां तक की है जितनी नूतन ने क्या लिए, गारंटी ली है। ठीक है, आपने इंश्योरेंस के केस में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो रिस्क होते हैं, सर्टेन रिस्क की गारंटी लेते हैं। तो आपके मेंबर्स की लायबिलिटी के बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, तो सबसे पहले है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनीज जो कि शेयर्स के द्वारा लिमिटेड है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, देन है अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं। देखिए अनलिमिटेड कंपनीज भी होती हैं, लेकिन इंडिया में हम इस चीज को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो लिमिटेड हमने रखा हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं, आप यहाँ पे हमने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ फॉर सर्टेन रिटर्न्स, मैं सर्टेन रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ ना। तो अगर मैं सर्टेन रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ,
तो आप यहाँ पे अपने आप से समझिए कि अगर मैं रिटर्न्स चाहती हूँ, ठीक है, तो लिखा है कंपनी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। तो मैं रिटर्न्स चाहती हूँ, मैं थोड़ी ना चाहूंगी कि अगर कंपनी डूब रही है तो उसके बिहाफ में मैं अपने घर से लेके आऊं, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज नॉट फाउंड इन इंडिया इवन दो परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट। कहीं ना कहीं देखो परमिट किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, उसने परमिट किया है, लेकिन नॉट फाउंड इन इंडिया में है ही नहीं। इसके लिए ना अनलिमिटेड कंपनीज के लिए ना रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज्यादा है। देखो, परमिशन होना, देन उसमें से रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, ठीक है, पर हमने अभी भी अनलिमिटेड कंपनीज में रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। क्लियर, पहले इतना समझा। नेक्स्ट है, ये तो फेमस क्वेश्चंस आते हैं पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है। पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। सबसे पहली बात तो है, देखा जाए हमारे पास ना डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये आपकी जैसे पब्लिक कंपनी कौन सी होती हैं, आपके गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, एंड देन आपके पास क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो कुछ हमारे पास ये है। तो सबसे पहले आपको पब्लिक कंपनी में ये देखना है कि पब्लिक कंपनी, या हम इसे कहें कि जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, जैसे मैंने क्या बोला कि देखो पब्लिक कंपनी में आपको सिंपली समझिएगा कि जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जब आपका गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा होगा, तो जो मैनेजमेंट होगा वो रन होगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। सबसे पहली बात, प्राइवेट नहीं है, एंटायरली बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं है। और मैंने अभी आपको क्या बोला कि जैसे कुछ कंपनीज हैं, जैसे 50% शेयर से ज्यादा, तो इन पब्लिक कंपनी का कहीं भी नाम आएगा, वहां आप समझ जाइएगा, वहां नाम से क्या है कि वो गवर्नमेंट कंपनी है। इवन नॉट ए सब्सिडरी ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। सब्सिडरी एंड होल्डिंग में क्या होता है, होल्डिंग में शेयर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जबकि सब्सिडरी भी नहीं होगा। यानी कि 55% शेयर गवर्नमेंट का और बाकी 45% शेयर प्राइवेट, ये कंपनियां भी नहीं होंगी। पूरा 100% शेयर आपका गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो है आपकी पब्लिक कंपनी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट। देखिए इसमें अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है ना, हर सब कुछ चीजें हैं इस कंपनी में, मैंने सब कुछ इंक्लूड किया गया है शेयर कैपिटल में। सो प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, लिखा गया है प्राइवेट, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। यानी उसके शेयर्स को ट्रांसफर करने के, ठीक है ना, अधिकार को, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स को ट्रांसफर करने के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, रोका हुआ है। तो रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, ठीक है, उसके शेयर्स को ट्रांसफर करने के राइट्स को रोका गया है। बी, मस्ट हैव एट लीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम इसके 2 मेंबर्स। तो ऑब्वियसली कंपनी है तो एक मेंबर से तो बनेंगी नहीं। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो अब 1 पर्सन कंपनी भी होती है, ये रही आपकी 1 पर्सन कंपनी है, ठीक है। इसका जो मालिक है वो खाली एक ही है, हो सकती है बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि इसके टर्नओवर कैपिटल सब कुछ वो कर सकती है। लेकिन हम यहाँ पे 1 पर्सन में खाली नाम ही है इसका 1। तो प्राइवेट कंपनी में
कम से कम 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए, और जो इसके मेंबर्स लिमिटेड हैं टू 200। एम्प्लॉयज अलग हैं, खाली इसके मेंबर्स की बात की जा रही है। तो लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। हमने इसके नंबर ऑफ मेंबर्स को लिमिट किया है कितना, 200 तक, एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज को हटा के। नेक्स्ट है वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो आपकी कौन सी है, वन पर्सन कंपनी। तो ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, कि सिर्फ ओनली एक नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है, सबसे पहली बात, और इंडिया में रहता है। ठीक है, कोई बाहर वाला वन पर्सन कंपनी नहीं कर सकता, ये बस आपको ध्यान रखना है। और वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी कैरी आउट नहीं करेगा। यानी मैं चाहती हूँ कि मैं नॉन बैंकिंग जो आपकी फाइनेंशियल बैंक्स हैं, जो आपके डेवलपमेंट बैंक्स हैं, है ना, कि जिनका कैश का और डिपॉजिट का इन सब का काम नहीं होता, तो इट कैन नॉट कैरी आउट, ये आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनीज को कैरी आउट नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जब आपके डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, उनमें एक ही पर्सन जो है वो सारी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज एक, क्योंकि अगर डेवलपमेंट बैंक्स के इसमें आपको पता है कि उसमें लोन दिया जाता है, फ्रॉड के भी कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक ही पर्सन सिर्फ अपने सारे उसको रन करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन को बना रहा है, तो वो भी सही नहीं है। तो इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट नहीं कर सकता। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। ठीक है ना, क्योंकि वो वन पर्सन कंपनी है, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है। और डेवलपमेंट बैंक्स की जो शेयर कैपिटल जो टर्नओवर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वो तो क्योंकि उनको पता है कोई इंडस्ट्रियल है या एग्रीकल्चर, इन सब के लिए लोन की लिमिट ऑब्वियसली क्या होगी, ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो इट्स पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक होगी, ये लर्न करना है। और इसकी जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है 3 साल की, क्योंकि ठीक है ना 3 साल की बात की जा रही है, 1 ईयर की भी नहीं बात की जा रही है कि 1 ईयर की भी हो। एवरेज का मतलब है कि मान लीजिए कि ठीक है 1 साल की है, आपके पास जितनी भी है लैक्स में है, सेकंड की भी लैक्स में है, तो तीनों साल की निकाली है, तीनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 3 से, वो आपकी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। तो ये है वन पर्सन कंपनी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास देखिए ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, आपका जो अभी फिलहाल है कि प्राइवेट कंपनी में आपकी जो नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट है वो 200 तक। ठीक है, आपकी 50 से लेके 200, पहले 50 था, ठीक है, अब वो कितनी हो गई है, 200। हमने कंपनीज एक्ट में भी देखा था, ठीक है, कि कंपनीज एक्ट में भी हमने चेक किया था कि लिमिट कितनी है, लिमिट आपकी 200 तक हो गई है। ठीक है, तो आपकी जो लिमिट है ये वाली आपको लर्न करनी है। ठीक है, आपके पास दूसरी भी होती है, वन पर्सन कंपनी का भी केस है। वन पर्सन कंपनी सिर्फ नेचुरल पर्सन, ठीक है, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ ये पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट है कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट नहीं कर सकती। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है। और जो एवरेज टर्नओवर है, क्योंकि ये वन पर्सन है, वन पर्सन अपनी जो लाइबिलिटी भी होती है उसकी कहाँ तक करेगा, ये इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हर चीज मैनेजमेंट, और कहते हैं ना कि जब हम डिस्कशन होगी, जब जहाँ पे बीओडी होंगे, बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर्स होंगे, वहां पे बहुत सारे केसेस निकल आते हैं। तो 1% कंपनी में वो उनके अपने ही खुद के रूल्स हैं, उतने ज्यादा केस नहीं निकलते। देन है शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कह रहे हैं कि ये तो हमें पता है, शेयर होल्डर्स जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें शेयर कैपिटल बोलते हैं। ये शेयर कैपिटल की आपके पास है कैटेगरीज हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये सब आपको पता होंगी, बाकी कैपिटल्स के बारे में आपको नॉलेज होगी। लाइक आपकी जैसे ये है इशूड कैपिटल, कितनी कैपिटल इशू की गई। जैसे मैंने क्या किया, अभी फिलहाल खाली 5 लाख तक की इशू की है, या मैंने 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर अलॉटमेंट ज्यादा आए, देन वो है आपका ओवर अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट कम है तो वो है, ठीक है ना, तो फिर आपने कितने दिए। ठीक है, देन है सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, कितने तक आपने अभी तक कॉल्ड अप है। ठीक है, मैंने अभी तक खाली फर्स्ट कॉल तक ही किया है, तो ये आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट, लोगों ने इतना पे किया है। मान लीजिए कि आपने छ छ तक मतलब कॉल किया था, और हमारे पास कितने 50,000 में से 5,000 के नहीं पेमेंट आई है, बाकी सबकी पेमेंट आ गई है, तो ये पेड अप कैपिटल है। अनकॉल्ड कैपिटल, अभी तक वही जैसे सेकंड कॉल तक मैंने या थर्ड कॉल तक, ठीक है, मैंने क्या किया, अभी तक पेमेंट नहीं मांगी है, पैसा नहीं मांगा है। देन है रिजर्व कैपिटल, जो हमने अमाउंट फॉरफीट की है, क्योंकि वो कैपिटल से ही तो हमने कमाया है, हमने वो शेयर कैपिटल से कमाया है, तो इसीलिए ठीक है, जो हमने पैसा जब्त किया है, जो हम री इशू कर रहे हैं दोबारा, जो जब्त किया अमाउंट है वो है आपका रिजर्व कैपिटल। ये तो आप लोगों को नाम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनकी इसीलिए डिस्कशन इसमें नहीं दी। मेन है आपके ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जैसे कंपनी अपने पूरी लाइफ टाइम पे, पूरी लाइफ टाइम में इतने शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। यानी मान लीजिए पूरे उस तक ने कंपनी ने कहा कि मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 CR है, यानी कंपनी चाहे वन टाइम पे 1 CR तक के शेयर इशू करे, या कंपनी स्मॉल स्मॉल अमाउंट में करे, स्मॉल स्मॉल करके, और चाहे कंपनी हर साल 2 साल में करे, वो उस कंपनी की ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कलेक्ट होने वाली कैपिटल होती है, दैट इज ऑथोराइज्ड। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये थोड़ी ना है कि आप हर साल अपने शेयर्स को, ठीक है ना, मतलब इशू करते रहोगे, आपका क्या जा रहा है, आपको तो अच्छा है ना कि जितने भी शेयर्स आप इशू कर रहे हो, ठीक है, उतने ही लोग आज नहीं तो कल लेंगे, कल नहीं तो परसों। आपने इस मेंटालिटी से आप अपने शेयर्स को इशू कर रहे हो, तो उसकी उसकी भी एक लिमिट है। ठीक है, तो दिस इज योर ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये आपके ऑथोराइज्ड के ऊपर क्वेश्चंस आता है। ठीक है, बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि नाम से ही समझ में आ जाएगा। कुछ इसमें शेयर्स के ना मतलब डिविजन्स वाइज दिए हुए हैं, और मैंने आपका एक शेयर्स का पीडीएफ में है, देखेंगे आप कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर, तो वो जो आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सब में आप देखोगे बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत हिंट है दी हुई है, लेकिन मैंने शेयर्स के अलग से आपको नोट्स दिए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वो नोट्स हैं, उनको हर टाइप के जितने भी टाइप्स के शेयर्स होते हैं, तो सबसे पहले बात है आपको इसमें जब कभी भी आप
लर्न करोगे, ये नोट्स में देखोगे, तो आपको सबसे पहले शेयर्स के नेचर्स देखने हैं। नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है 43 प्रेफरेंस शेयर्स में। तो सेक्शन आपको ध्यान रखना है 43 न्यू कंपनीज एक्ट, बस इसका ये याद रख लेना। बाकी मैंने कुछ कभी ये नहीं कहा कि इस सेक्शंस का ये याद रखना। देन है आपके प्रेफरेंस शेयर्स में है, क्लियर। तो प्रेफरेंस शेयर्स में, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आप प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर हैज अ प्रेफरेंस, ऑब्वियसली डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगी इक्विटी से पहला। एंड इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये तो आपको पता ही है कि उन्हें इक्विटी में तो ये कोई प्रेफरेंस नहीं होती है कि उन्हें डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपके डिविडेंड में भी उन्हें मतलब डिविडेंड भी मिलता है, और अगर कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे या कंपनी बंद हो रही है तब उनकी कैपिटल का रीपेमेंट भी होती है, यानी कि उनका जो मैच्योरिटी पे भी उन्हें पैसा मिलता है, क्लियर, रिपेमेंट मिलती है। मतलब मैंने अगर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो मुझे डिविडेंड भी रिसीव होगा, और जितनी मेरी अमाउंट है कितनी है, उसकी मैच्योरिटी अगर 5 इयर्स है, 10 इयर्स बाद मुझे मेरी फुल अमाउंट भी मैच्योरिटी पे रिसीव होंगी। तो प्रेफरेंस शेयर्स आपके बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, वो प्रेफरेंस शेयर जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट का मतलब क्या हो गया कि आपका जो, भाई मैंने प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किया है, ठीक है, जब मैंने प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किया है, वो परचेज किया है, ठीक है, वोटिंग राइट्स के लिए, ठीक है, तो मुझे पार्टिसिपेटिंग, तो मुझे कंपनी के मैनेजमेंट में वोटिंग राइट्स का अधिकार है। नॉन पार्टिसिपेटिंग राइट्स नहीं है, डिपेंड करता है कि मैं कौन से लेना चाहती हूँ। क्यूमुलेटिव, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव में आपके पास होती है होलसम अमाउंट, ठीक है, वन टाइम पे। देन नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ठीक है। तो रिडीमेबल का है, ठीक है, कि मुझे उसका है, ये प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, मुझे बेनिफिट दिया जा रहा है कि इतने टाइम पीरियड के बाद ये मेरे शेयर्स रिडीम हो जाएंगे। और तो अगर इरिडीमेबल है तो ऑब्वियसली मुझे डिविडेंड उसका ज्यादा रिसीव होगा। देन है इक्विटी शेयर्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इक्विटी शेयर वही शेयर होते हैं, ठीक है, जिन्हें प्रेफरेंस नहीं मिलती। प्रेफरेंस मतलब डिविडेंड में प्रेफरेंस नहीं मिलती। कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कंपनी बंद हो रही है, या ठीक है तो कंपनी का दिवालिया निकला है, उसके टाइम पे भूल जाइए कि इक्विटी शेयर्स को रिडीम किया जाएगा, यानी इक्विटी शेयर्स की मैच्योरिटी पे भी आपको पेमेंट मिलेगी। नॉट श्योर, प्रेफरेंस शेयर्स भी ऐसे होते हैं, ठीक है, इरिडीमेबल भी होते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम इरिडीमेबल शेयर्स पे को लाइक करते हैं, जाते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स का इशू में देखिए, तो ये शेयर्स के इशू के प्रोसीजर्स के इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। तो द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसीजर ऑफ शेयर इशू, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, पता है आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। देन आपके लोग आपको अप्लाई करेंगे, ठीक है, देन आप उसके बेसिस के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा जो जरूरी है यहाँ से जो ये कुछ डिस्कशंस हैं इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया है, ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की डेट से, भाई मैंने आज प्रोस्पेक्टस निकाला, ठीक है, तो उसके 120 डेज, 120 डेज को अगर मैं, ठीक है, 30 डेज से करूं तो कितना हो गया, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को करना होगा। मिनिमम सब, अगर मान लीजिए जितने शेयर्स मैंने किए हैं इशू,
मान लीजिए मैंने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो 1 लाख का 90% शेयर, ठीक है, यानी 90%, 90,000 शेयर तक सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। इतनी तभी आप इशू आगे अपने शेयर्स को वहां देंगे। ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, वैसे भी हाई है, 4 मंथ्स के आपने प्रोस्पेक्टस की, तो इसीलिए कंपनी को ये रूल का ध्यान रखना पड़ता है। वो 6 महीने पहले ही अनाउंस करना शुरू कर देती है कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, ये इशू कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न्स इतना देंगे, वो देंगे। तो प्रोस्पेक्टस से पहले ही ये सारे काम शुरू हो जाते हैं, ताकि हमारा 120 डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो कंसेप्ट है वो, ठीक है, पूरा हो सके। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव इट, ठीक है, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो अलॉट मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 60,000 तक ही शेयर आए हैं, तो आपको, आपने 120 डेज का टाइम खत्म हुआ। नाउ नेक्स्ट 130 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन मनी रिटर्न करनी चाहिए, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के इशू की डेट से। देन आपके पास, यानी इससे 10 दिन और ज्यादा, विद इन 130 डेज के अंदर आपको रिटर्न करना है। माने कि आपने 4 दिन में देख लिया कि नहीं आया, 4 महीने में आपने देख लिया कि पेमेंट पूरी रिसीव नहीं हुई है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया है, तब आपको क्या करना है, 130 डेज के अंदर तक आपको अपने एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर देना। उनकी जिसकी एप्लीकेशन आई है, रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल जो है वो आपका, अभी बताया, ये सैबी की गाइडलाइंस हैं 2002 में, एक्ट नहीं कहता। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी जो चीजें लिखी गई हैं इक्वली इम्पोर्टेंट है। सैबी का एक्ट नहीं है, सैबी का डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस है 2000 की। यानी सेबी गाइडलाइंस 2000 के हिसाब से इशूड अमाउंट का 90% तक, ठीक है, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतने से कम नहीं हो सकता। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। इशूड अमाउंट के 90% से लेस नहीं हो सकता, सेबी गाइडलाइंस 2000 के अनुसार, ठीक है। इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, द कंपनी शेल रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अगर कंडीशन पूरी नहीं होगी तो कंपनी को उस अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस आई थी 2000 में डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। इफ डिले occurs beyond 8 days from the date of closure से अगर होगी तो कंपनी लायबल है 15% रेट के कम अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को रिसीव, मतलब पे करेगी, ठीक है। हम सभी रिसीव, अगर डिले हुआ इन सब के मनी को, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शंस गाइडलाइंस आई थी। बहुत कंपनी ऐसे करती थी, क्या करती थी कि हर साल छोटे छोटे शेयर्स निकाल रही हैं। मान लीजिए कि मैंने 50,000 शेयर्स इशू किए और मेरे पास खाली 10,000 शेयर्स ही आए हैं, तो भी कंपनी पैक, क्योंकि कंपनी को तो पैसा लेना होता था, ठीक है। एंड देन कंपनी ने 6 महीने बाद फिर शेयर इशू कर दिए, तो कुछ टाइम बाद कंपनी ने शेयर्स फिर इशू कर दिए। तो ये इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शंस के लिए सही नहीं था, ठीक है। ये इन्वेस्टर्स के लिए, अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए बिल्कुल भी ये जस्टिफाइड नहीं था। उनका रिटर्न्स का कोई श्योरिटी नहीं है, कितनी कंपनीज कैसे कर रही हैं,
तो जस्ट ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है। मनी उनको डिविडेंड का नहीं पता, उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो बहुत चीजें फ्रॉड के केस में आने लगी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट आपका सेबी के 2002 के गाइडलाइंस में आया था, और सेबी की गाइडलाइंस एंटायरली इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शंस के लिए थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन लिस्ट के डिस्क्लोज कर दिया कि डेट से 8 दिन हो गए हैं, उससे भी ज्यादा हो गया, तो कंपनी को 15% के रेट से लाइबल होंगी उस अमाउंट को पे करने के। सो द कंपनी shall be liable to pay the amount with interest at the rate of 15%, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ये भी हमें करना है। कल देखिएगा आपके अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल ये पूरी एंटायर थ्योरी वाइज समझानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम का मैंने बहुत जगह अपने नोट्स में भी बहुत जगह जिक्र किया हुआ है। देन हम बस ये एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझा दूंगी। कोई नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस इसमें मैंने दिया हुआ है ताकि आपको पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट है अभी तक आप लोगों को? बताइए, अभी कोई डाउट है?